हेलो डियर, स्वागत है आप सभी का बोर्ड एक्सपर्ट के यूट्यूब चैनल पे। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ाई किया था, वो था गॉस का प्रमेय, रैखिक आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व एवं आयतन आवेश घनत्व। उसके आगे का जो आज का जो वीडियो है वह उसी का उपयोग है। किसका उपयोग है? तो गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग है। मतलब ये हुआ कि जो सर हम पढ़े थे गॉस का प्रमेय, उसका क्या उपयोग है, दैनिक जीवन में हम उसका क्या उपयोग कर सकते हैं, तो उसी के बारे में आज अपने को पढ़ना है। इसका उपयोग तो बहुत सारा जगह पर है, लेकिन अपने को जो पढ़ना है क्लास 12th में, और वो भी जो आपके सिलेबस में है, उस पर हम डिस्कस करते हैं। तो अभी जो आपको हम बताने वाले हैं, इससे जोड़कर और गॉस के प्रमेय को जोड़कर बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 में फाइनल में पूछ चुका है, लेकिन आपको जानना सीखना जरूरी है। तो अनुप्रयोग कहाँ कहाँ हो सकता है? तो देखिए, ये अनुप्रयोग जो होगा आपको पहला लिखा रहेगा तार पे, अनंत लंबाई के तार पर। एक कोई तार होगा जो कि अनंत लंबाई की होगी, उसका निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फिर क्या होगा? एक खोखला गोला होगा, खोखला गोला होगा, इसके कारण निकालना है। अब क्या निकालना है वो बात की बात है, लेकिन यहां पर इसका उपयोग होगा। तीसरा नंबर में आपका आ जाएगा समतल चादर। इस तीनों का अनुप्रयोग पढ़ना है। किसकी सहायता से? तो गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग। इस तीनों में जो निकालना होता है वो क्या निकालना होता है, हम आपको बता दें तो वो निकालना होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सर एक बात बताइए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना बार पढ़ना पड़ेगा? पूरा चैप्टर में तो यही पढ़ रहे हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जी, आपने सही सोचा है और आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। कहाँ कहाँ पढ़े हैं सोच समझिएगा ध्यान से। हम लोग अभी तक पढ़े हैं एक बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण तीव्रता पढ़ लिए हैं। फिर क्या पढ़े हैं सर? द्विध्रुव आघूर्ण के कारण पढ़े हैं, द्विध्रुव के कारण। अब इसी द्विध्रुव में अक्षीय था, निरक्षीय था और किसी बिंदु पर था। फिर क्या पढ़े हैं? और कुछ पढ़े हैं क्या बताइए तो? तीव्रता सर यही पढ़े थे फिलहाल में। तो अब बोल रहा है कि अब जो क्या होगा, एक तार होगा, वो अनंत लंबाई का होगा, इसके कारण तीव्रता निकालिए। फिर बोला कि एक खोखला गोला होगा, उसके कारण तीव्रता निकालिए क्या होगा, एक तार है उसके कारण। और फिर एक समतल चादर होगा, उसके कारण निकालना है तीव्रता। इतना चीज पढ़ लेंगे तो अपना चैप्टर जो है लगभग समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो तीव्रता के बारे में ही पढ़ना है। अब इसमें पहले था बिंदु आवेश के कारण, उसके बाद था द्विध्रुव के कारण, अब आया है अनंत तार की लंबाई के कारण, फिर खोखला गोला के कारण, फिर एक समतल चादर के कारण। अब इस तीनों को जो हम लोग निकालेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसमें उपयोग होगा गॉस का प्रमेय। तो उसी को बोला गया है गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग। तो बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे, ज्यादा लोड ना हो, ज्यादा प्रेशर ना हो, आसानी से समझ में आ जाए, उसके लिए
हम ये सोच रहे हैं कि एक क्लास में इसको कर लेते हैं, ये छोटा सा है तो इस दोनों को एक क्लास में कर लेंगे। हमारा मकसद ये है कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, आपको जल्दी से समझ में आ जाए। तो क्या करते हैं, पहला हम लोग शुरू करते हैं अनंत लंबाई के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो चलिए कर लिख देते हैं अब हेडिंग लाइन। तो यहां पर हमने क्या किया है, अनंत पहला जो गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग का जो पहला नंबर है, अब देखिए किताब के अनुसार पहला नंबर कोई और है, मेरे अनुसार पहला नंबर कोई और है। इसके लिए आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा कि सर किताब में तो पहले दिया हुआ है गोला वाला, अब आता है लंबाई वाला। तो आपको हम पहले ही बोल चुके हैं जो किताब में दिया हुआ है और जो हम पढ़ा रहे हैं सब मिलेगा, लेकिन आगे पीछे होगा। अपना एक सिस्टम बना हुआ है, सिस्टम से पढ़ाते हैं, ठीक है ना। औरों की तरह नहीं जो किताब लिए अब पढ़ाना शुरू कर दिए, कुछ तो खास बात है। चलिए तो देखिए पहला नंबर क्या है, अनंत। अनंत को ही बोलते हैं अति लंबाई आवेशित बेलनाकार चालक। अब उसके जगह पे चालक तार भी हो सकता है, बेलनाकार चालक हो या चालक तार भी हो सकता है, के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये आपका पूरा पूरी रहेगा हेडिंग लाइन। अब इसमें क्या है सो समझिए, एक तार है, एक क्या है तार है, या एक मान लीजिए कि एक बेलन है। ये क्या है, कुछ इसका लंबाई होगा। अब लंबाई क्या होगा, लिखा हुआ है अनंत लंबाई। अब अनंत के बारे में अपने को कुछ पता ही नहीं है, तो इसमें क्या करते हैं, जब पता नहीं होता है तो इसमें हम लोग क्या करते हैं डॉट 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 देते हैं। अनंत में जब कभी भी आपको अनंत के बारे में बात करते हैं तो उस लंबाई में हम लोग क्या कर देते हैं डॉट डॉट करके दर्शा देते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि अपने को उसके लंबाई के बारे में पता नहीं है, लेकिन अनंत लंबाई है। चलिए इसका नाम, अब आइए फोटो पे, फोटो हो गया, फोटो के बाद आएगा माना की। माना कि ए बी एक अनंत लंबाई तथा एक समान रूप से आवेशित बेलनाकार चालक है। एक कोई तार हो सकता है या कोई एक बेलन हो सकता है, जिसका लंबाई हम बोल रहे हैं कि उसका लंबाई जो है ए बी है। कितना लंबा है पता नहीं है, लेकिन उसका नाम दे दिए हैं कि उसका लंबाई क्या है, ए बी उसका नाम है। ए बी एक अनंत लंबाई तथा एक समान रूप से आवेशित बेलनाकार चालक है। एक समान रूप से आवेशित का मतलब ये हुआ कि पूरे तार पर जो आवेश होगा वह एक समान होगा। ऐसा नहीं होगा कि कहीं पर ज्यादा होगा और कहीं पे कम होगा, ऐसा बात नहीं। पूरे तार में एक समान रूप से आवेश रहेगा, इसका मतलब यही हुआ। जिसका रैखिक आवेश घनत्व लेम्डा है, जिसका रैखिक आवेश घनत्व क्या है जी, लेम्डा है, फुल स्टॉप। तार से आर दूरी पर, अब इस तार से आर दूरी पर क्या करते हैं, समाक्षीय एल लंबाई की एक काल्पनिक बेलनाकार तल बनाया गया है। अब समझिए, लिख दिए हैं, अब बनाते हैं समझा करके, सुनिए। गॉस का प्रमेय तब ना हम उपयोग करेंगे जब कोई बंद पृष्ठ में होगा। गॉस साहब का कहना ही यही था कि हमारा उपयोग आप तब कीजिए जब कोई आवेश बंद पृष्ठ में हो। लेकिन इस पर जो आवेश अगर मान लेते हैं, इस पर कोई आवेश है, मान लिए प्लस आवेश है, और वो आवेश क्या है, क्यू है, सभी तार पे एक समान रूप से है। लेकिन गॉस का प्रमेय उपयोग करने के लिए इस आवेश को होना चाहिए बंद पृष्ठ में। अब इस तार को एक बंद पृष्ठ में रखना है। अब वो बंद पृष्ठ कैसा होना चाहिए वो हम पे डिपेंड करता है। हम पे बोले तो आपके मन पर भी डिपेंड करता है कि वह कैसा आकृति होना चाहिए। किसी को अगर मन होगा तो इसको क्या करेगा, ये अपना मन से है इस तरह से कर देगा। लीजिए सर जी, एगो बंद कर दिए इसको हम, कोई बात नहीं, अब कर सकते हैं।
लेकिन फिर हम बोलते हैं जो भी पृष्ठ आप लेते हैं उस पृष्ठ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आपको पता होना चाहिए। तब तो सर जी गड़बड़ हो जाएगा, इसको जल्दी से हटाइए। ये लगता है गलती से आ गया है, इसको जल्दी से हटाइए। चलिए हटा दिए। सर ऐसा बात बताइए कि हम चाहते हैं कि इसको जो है ना एगो ऐसा डिब्बा से पैक कर दे जो कि सतह बना दे, एगो सतह, दो गो सतह, तीन गो सतह, आप फिर इन्हें से जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल जोड़िएगा तीन और तीन और दिमाग में चला गया 6 गो हो जाएगा। बिल्कुल आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बात ऐसा हो तो अपना मन से यह सोचते हैं कि ऐसा आकृति होना चाहिए जो आसान भी हो और उसमें सतह की संख्या कम से कम हो। इसीलिए इसमें लिखा हुआ है क्या चीज, तार से r दूरी पर समाक्षीय l लंबाई के काल्पनिक बेलनाकार, कैसा जी, बेलनाकार बोला गया है, बेलनाकार तल बनाया गया है। मतलब ये हुआ इस तार से r दूरी पर एक काल्पनिक जो है, एक काल्पनिक सतह बनाएंगे जो कि कैसा होगा, बेलनाकार होगा। इसको बना देना है। अब इस काल्पनिक को थोड़ा देर के लिए हम पूरा कंप्लीट कर देते हैं ताकि बनाने में और देखने में क्या लगे, बढ़िया लगे। अब इसमें कितना सतह है, इसमें जो है कितना सतह की सर बात हो रही है, ऐसा तो आप ले लिए हैं। तो देखिए इसमें जो होता हुआ वह कम से कम सतह है। एक सतह नीचे वाला है, एक सतह ऊपर वाला है और एक पूरा घूम जाएगा तो वो एक सतह है। तो इसमें हमको 3 गो ही सतह मिलता है। इसके अलावा आप कोई भी आकृति लीजिएगा तो उसमें सतह की संख्या ज्यादा हो जाएगा। कोई विद्यार्थी ऐसा भी बोल सकता था कि सर हम इसके जो है इसके बगल में ऐसा एक हम आकृति बना देंगे, तो बताइए क्या दिक्कत है। हम बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सब सही होगा, आप इस तरह से भी बना सकते हैं। लेकिन जरा सोचिए इसमें सतह का हो जाएगा, एक ऊपर एक नीचे, 2 हो गया, एगो इधर 3, एक इधर ये 4, एगो सामने 5, एगो पीछे 6, यहाँ पे 6 गो सतह मिलेगा। और अभी जो हम बेलनाकार बनाए हैं उसमें मात्र 3 गो ही सतह मिलेगा। तो ऐसा आकृति को सिलेक्ट करना है जिसमें सतह की संख्या कम हो और उसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का मान अपने को पता होना चाहिए। कितना को बोलिएगा ना कि सर जी ये वाला आकृति काहे नहीं लेंगे, बोला कि किताब में ना यही है इसीलिए इसको पकड़ेंगे। ऐसा नहीं, सबके पीछे रीजन होता है। क्या सर कोई ऐसा बोल सकता है कि हम सर इसमें सतह की संख्या हम बढ़ा दिए, क्या कर दिए, बढ़ा दिए, मान लेते हैं। क्या सर ऐसा आकृति बना सकते हैं क्या, बिल्कुल बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कै गो सतह हो जाएगा गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 गो हो जाएगा। तो इसको हो जाएगा, कुल्हाड़ी लीजिए और अपने पैर पे मारिए। ऐसा नहीं करते हैं, सतह वैसा सेलेक्ट करेंगे जिसमें सतह की संख्या कम हो और उसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पता हो। अब सुनिए इसका त्रिज्या क्या है सर, सर इसका जो त्रिज्या है ना सर वो r है और लंबाई क्या है, l है, क्योंकि लिखा हुआ है समाक्षीय। समाक्षीय का मतलब जो उसका अक्ष है उसी के दिशा में, उसी के समांतर, उसी को हम लोग बोलते हैं समाक्षीय बोलते हैं। क्लियर है। चलिए तो क्या करते हैं, पहले आप लोग इसको आप बढ़िया से नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए उम्मीद करते हैं अपने वीडियो को रोक करके नोट कर लिया होगा। अब उसके आगे आते हैं। अब इसमें देखना पड़ेगा कि इसमें जो 3 गो सतह है इसका ds किधर है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता
किधर है। तो सुनिए ध्यान से, आपको हम पहले ही बोल चुके हैं कि अब आपके पवन सर एक नए अंदाज में, नए ऊर्जा, नए टेक्निक के साथ पढ़ा रहे हैं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। चलिए, तो आपके लिए हम क्या करके लाए हैं, एक बेलनाकार आकृति लाए हैं। ये रहा बेलनाकार आकृति। अब देखिए ध्यान से मेरी बात को सोचिएगा। एक वो ये हो गया नीचे वाला सतह, एक हो गया ऊपर वाला सतह, और ये इसका एल लंबाई हो गया, और इसके चारों तरफ घूमेंगे तो एक ही गुना सतह आएगा। तो इसमें काय गो सतह हो गया, एक ऊपर में, एक नीचे में, दो हो गया, और इसके चारों तरफ एक हो गया। कितना सतह हो गया, 3 सतह हो गया। कोई दिक्कत। अब देखिए सतह का क्या कर देते हैं, नाम दे देते हैं। ऊपर वाले सतह का नाम दे देते हैं S1, नीचे वाले सतह का नाम S2, और इसका नाम देते हैं S3। दिमाग में चल रहा होगा सर इसका भी तो नाम दीजिए, दिमाग में चल रहा होगा कि S4 दीजिए। आप उसमें से चिल्ला रहे हैं 3 गो सतह है, 3 गो सतह है। नहीं मेरे प्यारे विद्यार्थी, ये आपको सामने से देखने में ऐसा लग रहा है, एगो ये किनारा दिख रहा है, एगो ये किनारा दिख रहा है, लेकिन ये एग्जैक्ट में गोलाकार है, पूरा एक ही गो सतह है। तो ये आपका जो ऊपर वाला हो गया, ये आपका हो गया सतह नंबर 1। सतह नंबर क्या हो गया, 1 हो गया। जो नीचे वाला है वो आपका हो जाएगा सतह नंबर 2, सतह नंबर 2 हो जाएगा। और ये जो बगल में है ये हो जाएगा आपका सतह नंबर 3। तो क्या बताइए, हम इधर 4 लिखे क्या, नहीं, ये सब एक ही को सतह है। जी बिल्कुल। अब आ गया ये, तो इसको गलती नहीं करेंगे, या तो आप S3 इधर लिखिए या तो S3 इधर लिखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्लियर है। अब सुनिए इसमें क्या है, इसके बीचों बीच एक तार जा रही है। तो तार पर समझिए हमेशा विद्युत क्षेत्र जो क्या होगा, बाहर की तरफ होगा। क्या होगा, बाहर की तरफ होगा, मतलब कुछ इस तरह से होगा। मान लेते हैं, मान लीजिए ये आपका बेलन हो गया, इसके बीच में क्या आ गया है, वो आपका ये तार है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक तार है, इस पर आवेश है। तो इसका जो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगा, विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगा वो क्या होगा, इस तरह से होगा, बाहर की तरफ होगा, इस तरह से होगा। क्लियर है। इस तरह से क्या होगा, बाहर होगा। तो सोचिए हमेशा ये बाहर होगा, तो इस सतह के क्या होगा, ये लंबवत होगा, और नीचे वाला और ऊपर वाला सतह क्या होगा, ये सतह के बोल रहे हैं, डीएस का नहीं बोल रहे हैं, सतह बोल रहे हैं हम। तो इसी का चीज का अभी क्या आएगा, उपयोग होने वाला है। 3 गो सतह है, तीनों सतह के लिए बारी बारी से निकालेंगे विद्युत फ्लक्स, फिर तीनों को जोड़ देंगे, उसके बाद फिर आगे का प्रोसेस होगा। तो बारी बारी से सभी सतह के लिए निकालते हैं। अब सुनिए ध्यान से मेरी बात को, क्या करते हैं, पहले करते हैं सतह S1 के लिए, सतह S1 के लिए विद्युत फ्लक्स, सतह S1 के लिए विद्युत फ्लक्स आ जाएगा। तो बताइए जैसी सतह 1 आएगा, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग φ1 लिखेंगे। अब ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है E डॉट ds। तो E तो रखबे करेंगे, अब इसको हटाइएगा तो E ds cos थीटा, EDS cos थीटा। अब यहां पर देखना है कि सर ये थीटा क्या है, तो थीटा हमेशा ds, किसके बारे, ds एवं E के बीच का कोण होता है, ds एवं E के बीच का कोण होता है। तो अपने को देखना पड़ेगा कि इस दोनों के बीच का कोण कितना डिग्री का बन रहा है। अब देखिए सतह नंबर 1 ऊपर वाला है, बिल्कुल। ds हमेशा सतह के लंबवत रहता है, ds हमेशा सतह के लंबवत रहता है।
तो ये हो गया आपका सतह के लंबवत ऊपर हो गया। और आपको भी हम जस्ट बोले थे कि जो विद्युत क्षेत्र जो होगा, तार का जो विद्युत क्षेत्र जो होगा, तार का विद्युत क्षेत्र होगा, ये इस तरह से होगा। तो एगो क्या है, एगो इस तरह से है और एगो ऊपर की ओर है, एगो नीचे झुका हुआ है और एगो क्या है, सीधा है। मतलब ये हो गया कि सर एगो ऊपर तो है, डीएस ऊपर में है, लेकिन जो विद्युत क्षेत्र का जो तीव्रता होगा वह क्या होगा, कुछ इस तरह से होगा। तो आप बताइए दोनों के बीच में कितना डिग्री का कोण बन रहा है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की तरफ निकल रहा है और डीएस ऊपर की तरफ जा रहा है, तो दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री। बिल्कुल आपने सही बोला। तो अब बताइए यहाँ पर थीटा बराबर कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। तो आपका कितना आ जाएगा, फाई 1 बराबर ए ds cos 90, और cos 90 का मान 0। बिल्कुल आपने बउआ प्यारे विद्यार्थी सही बोला कि सर इसका मान तो 0 होता है, और 0 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब ये हुआ मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थी कि सर फाई 1 जो आया है वो तो आ गया 0। फाई 1 क्या आ गया, 0 आ गया। बिल्कुल आपने सही सोचा, फाई 1 0 आ गया। तो सर एक बात बताइए, डीएस S1 ऊपर है, S3 नीचे है, जैसा वो है वैसा नीचे वाला है। मतलब ये हो गया कि सर डीएस इसका ऊपर था तो इसका डीएस कहां पे होगा, नीचे होगा, और विद्युत क्षेत्र इधर जाएगा। मतलब ये हुआ कि एक हो जाएगा डीएस नीचे की तरफ और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये रहेगा। तो बताइए कितना डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है। मतलब सर S3 के लिए भी ना सेम कंडीशन है, S3 का जो कंडीशन है वो सेम कंडीशन है। बिल्कुल आपने सही बोला। तो अब क्या लिखेंगे, सतह S3 के लिए। सर 2 छोड़ दिए क्या, सतह नंबर 2 छोड़े नहीं है, सतह नंबर 3 को इसीलिए पकड़ लिए हैं कि यह 1 के जैसा है जी, 1 के जैसा है। तो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, सतह की संख्या कम हो जाएगा क्योंकि उसका भी 0 आने वाला है। सतह S3 के लिए विद्युत फ्लक्स, तो आपका कितना आ जाएगा, फाई 3 E ds, फॉर्मूला देंगे E ds cos थीटा, थीटा बराबर फिर से आ गया 90 डिग्री। तो मतलब सर फाई 3 इक्वल टू E ds cos 90। cos 90 का मान कितना होता है, 0 होता है। तो पूरा कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बताइए कोई दिक्कत, यहां तक क्लियर है। सतह 1 और सतह 3 के लिए हम निकाल ले एक साथ, क्योंकि दोनों सेम जैसा है, सेम जैसा है मतलब दोनों का मान बराबर आएगा। सतह नंबर S1 का ds जाएगा ऊपर, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जाएगा इधर। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमेशा इधर जाएगा, बाहर आएगा, अंदर आएगा, चारों तरफ रहेगा, उसमें से एगो हम ये पकड़ लिए। सतह नंबर 3 का ds जाएगा नीचे और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जाएगा इधर। तो दोनों के बीच का जो एंगल हो गया वो कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। तो सतह नंबर S1 का निकल गया, मतलब फाई 1 निकल गया, फाई 3 निकल गया। अब निकलना है फाई 2, उससे सॉरी हाँ फाई 2 निकालना है। उससे पहले आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए उम्मीद करते हैं आपने नोट कर लिया होगा, वीडियो को रोक करके या स्क्रीनशॉट ले लिए होइएगा कि बाद में नोट करेंगे, अभी समझ लेते हैं। तो चलिए अब आते हैं सतह नंबर 2 मतलब फाई 2 का विद्युत फ्लक्स निकालते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं,
जो माना है उस माना की जो लिखे हैं उसको मिटा रहे हैं, तब फोटो को अभी रहने देते हैं। S1 का आया हुआ है कितना, 0 आया हुआ है, चलिए ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं, अब हम लोग निकालते हैं सतह S2 के लिए विद्युत फ्लक्स। तो कितना आ जाएगा आपका, phi3 E.ds, मतलब आपका आ जाएगा E.ds cos थीटा। दिख रहा है क्या, जी बिल्कुल। अब देखते हैं थीटा का मान कितना है, थीटा का मान कितना है। तो देखिए S1 का ds कहाँ था, ऊपर था। S3 का ds कहाँ था, नीचे था। अब S2 के लिए देखते हैं, तो सतह के लंबवत ds होता है, तो किधर भी घूम जाएंगे यह हमेशा इसी तरह से रहेगा। तो बताइए सतह के लंबवत है कि नहीं है, बिल्कुल है सर जी, 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बन रहा है। ये तो हो गया ds। अब विद्युत क्षेत्र देखना है, विद्युत क्षेत्र भी इधर ही है और ds भी इधर ही है। तो जब दोनों एक ही दिशा में हो तो थीटा का मान कितना हो जाता है मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थी, थीटा बराबर सर जो होता है 0 डिग्री होता है। बिल्कुल आपने सही बोला। तो बताइए थीटा का मान रखते हैं 0। phi3 इजकल टू E.ds cos 0 डिग्री, cos 0 का मान होता है 1। EDS। अब बात यह है कि सर ये ds का अब मान यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर तो phi1 में और phi3 में 0 से गुना हो गया था, तो ds का कोई चर्चा नहीं हुआ था कि ds का मान क्या होगा। लेकिन सर यहाँ पे तो 0 नहीं हुआ है, तो यहाँ पर अब ds का मान क्या होगा। तो आपको हम स्टार्टिंग में ही बोले थे कि ds मतलब कुल सतह का क्षेत्रफल होता है। तो ये सतह नंबर जो 2 है अपना, इसका क्षेत्रफल चाहिए, ऊपर वाले का नीचे वाला का नहीं चाहिए। इसका तो 0 हो गया, केवल बगल वाले का चाहिए। तो आपको याद है क्या, नहीं याद है तो आपको हम बता दे, होता है 2πr इंटू उसका लंबाई l। 2πr हो गया वृत्त का परिधि, इसको खोलेंगे और प्लस में ऊंचाई। तो ds बराबर क्या हो जाएगा, जो ds बराबर है वह 2πr इंटू l है। यही ना इसका सतह का क्षेत्रफल होता है जी। जी बिल्कुल आपने सही बोला। तो अब बताइए यहां पर रख लेते हैं phi3 इजकल टू E। अब ds का मान रख देते हैं 2πr इंटू l। यह आपका आ गया phi3। क्या निकालना है, phi3 निकालना है। अब आपके मन में चल रहा होगा सर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, तो E रहने दीजिए, बाकी सबसे भाग कर दीजिए, आ गया, हो गया आंसर। नहीं, ऐसे नहीं करते हैं, इसीलिए तो हम हैं। और ये चीज आप पहले पढ़ चुके हैं, किसी न किसी सर से आप इसको पढ़ चुके हैं, तो आपको अंतर पता चल रहा होगा कि क्या अंतर है। ठीक है, चलिए तो अब क्या करते हैं, सुनिए ध्यान से। सतह का आ गया, अगर सर मान लेते हैं सतह की संख्या ज्यादा रहता तो phi1 phi2 phi3 phi जितना सतह रहता उतना phi निकालते। हम इसीलिए कम से कम सतह लिए थे ताकि phi जो है कम से कम निकालना पड़े। कम से कम कितना, तो 3 गो तो ऐवे करेगा। ठीक है,
अब देखिए, अब क्या करते हैं, अब निकालते हैं कुल विद्युत फ्लक्स। क्या निकालते हैं अब जी? कुल विद्युत फ्लक्स। तो कुल विद्युत फ्लक्स कैसे निकलेगा? सही बात आप सोच रहे हैं, जोड़ दीजिए ना सर, काहे इतना आप टेंशन ले रहे हैं। फाई नेट बराबर क्या हो जाएगा? फाई 1 प्लस में फाई 2 प्लस में फाई 3 हो जाएगा। तीनों को जोड़ दे। फाई 1 का मान तो सर जी 0 है। फाई 2 का मान अभी निकाल लिए हैं। कितना निकाले हैं? ई 2 पाई आर एल। और फाई 3 का भी मान कितना है? 0 है। रख दिए। 0 को जोड़ने में कोई तो मतलब बनता ही नहीं है। तो आपका जो है सिंपल, अगर हम बात कर लेते हैं, फाई नेट बराबर आपका कितना आ गया? ई 2 पाई आर इंटू एल। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। सर ये काम तो आप यहां भी कर सकते थे, 3 को हटा के नेट लगा दीजिए। लेकिन फाई 1 और फाई 3 जो निकाले थे उसका भी तो कुछ ना कुछ उपयोग है, कुछ ना कुछ योगदान तो उसका भी है ना। ठीक है, तो अब सुनिए, फाई नेट निकल गया, इसको मान लिए, क्या मान लिए? समीकरण नंबर 1 मान लिए। सबसे पहले क्या किए, ऐसा सतह माने जिसमें, ऐसा काल्पनिक सतह माने जिसमें कम से कम सतह हो। सभी सतह का विद्युत फ्लक्स निकाल लिए। 2 के लिए 0 आया, 1 के लिए कुछ आया, सभी को फिर जोड़ दिए, जो आया उसको लिख दिए। यहां तक करने के बाद तो अब हम इसके बाद जो है इसमें अब क्या लिखेंगे? लिखेंगे गॉस के प्रमेय से। तब ना बोलेंगे सर जी गॉस के प्रमेय का हम उपयोग किए हैं, इतना तक तो कहीं उपयोग हुआ ही नहीं था। अब आएगा गॉस के प्रमेय से। क्या बोले थे गॉस साहब? जो फाई नेट बराबर होता है वह क्यू बटा एल होता है। यही बोले थे क्या? नहीं, ये नहीं बोले थे। वो बोले थे क्यू बटा में एप्सिलॉन नॉट होता है, ये बात बोले थे। हाँ, तो एक बात बताइए बउआ, हमने जो अभी यहाँ पर माना कि जो लिखे थे उसमें क्यू का कोई चर्चा नहीं था। क्यू का कोई चर्चा नहीं था, रैखिक आवेश घनत्व का चर्चा था। तो अब क्या करना पड़ेगा? रैखिक आवेश घनत्व की सहायता से इस क्यू को हटाना पड़ेगा। क्यू को क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2। अब हम लिखेंगे रैखिक आवेश घनत्व लेमडा बराबर क्यू बटा क्या होता है? एल होता है। सर एक बात बताइए, आप रैखिक आवेश घनत्व का उपयोग कर रहे हैं, आप पृष्ठीय का काहे नहीं उपयोग किए? आप आयतन का उपयोग क्यों नहीं किए? हेलिना में क्या लिखा हुआ है? लंबाई है। एक लंबाई पर बात कर रहे हैं, और लंबाई पर किसमें होता है? रैखिक आवेश घनत्व में होता है, इसलिए हम रैखिक आवेश घनत्व का उपयोग कर रहे हैं। क्लियर है? चलिए यहां से क्या करते हैं, क्यू का मान निकालते हैं। लेमडा इंटू एल बराबर क्यू हो जाएगा। तो क्यू बराबर कितना आ जाएगा? लेमडा इंटू एल। अब इस क्यू का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में क्यू का मान रखने पर, समीकरण 2 में किसका मान रखने पर? क्यू का मान रखने पर। तो समीकरण 2 अपना यही है।
तो अगर रखे तो कितना का बताइए, तो फाई नेट इजकल टू क्यू का मान यहां से आएगा लेमडा इंटू एल, लेमडा इंटू एल अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। एक बार देख लेते हैं क्या दिखाई दे रहा है क्या। जी बिल्कुल दिखाई दे रहा है। तो ये आपका आ गया। अब इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर क्या मान लेते हैं, 3 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक बार आप इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए उम्मीद करते हैं नोट हो गया होगा। अब इसके आगे समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 1 को बराबर करना है। क्या करना है, बराबर। तो अब क्या करते हैं, इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। चलिए तो अब लिखते हैं क्या चीज, हम लोग लिखते हैं समीकरण नंबर 1 एवं 3 को बराबर करने पर। समीकरण नंबर 1 आपका ये रहा, फाइनेट बराबर ई टू पाई आर एल। और समीकरण नंबर 3 आपका ये रहा, फाइनेट बराबर लेमडा एल बटा में एप्सिलॉन नॉट। दोनों को कर देना है बराबर। तो समीकरण 1 में क्या बताइए, तो ये है ई टू पाई आर एल बराबर में समीकरण नंबर 3 में क्या है, लेमडा एल बटा एप्सिलॉन नॉट, लेमडा एल बटा में एप्सिलॉन नॉट। निकालना किसका मान था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब ई का मान निकालना था। तो ई को रहने दीजिए, बाकी सबको इधर लेकर चलिए। ई बराबर लेमडा एल बटा में 2 पाई आर एल इंटू एप्सिलॉन नॉट। एल से एल क्या हो गया, कैंसिल। तो आपका आ गया ई बराबर लेमडा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। एगो ये आपका हो गया फॉर्मूला, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा भी ध्यान रखिए, रुक जाइए। अगर इसमें अगर हम 2 से ऊपर नीचे गुना कर देते हैं, तो ऊपर में 2 से गुना किए और नीचे से गुना करेंगे तो नीचे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब बताइए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर होता है, तो सर के बराबर होता है। के बराबर होता है, सर जिसको हम लिख सकते हैं ई बराबर 2 के लेमडा बटा में आर। सर एप्सिलॉन कहाँ गया, 4 कहाँ गया, तो उसी के जगह पे आ गया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये किसका मान है, तो के बराबर है। ये आपका क्या हो गया, फाइनल फॉर्मूला हो गया। यही अपने को ज्ञात करना था। कोई दिक्कत यहां तक नहीं होना चाहिए, इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए अगर नोट हो गया हो तो अब सुनिएगा ध्यान से। यह जो है, यह बेचारा है, कौन सा रूप है, अदिश रूप है। कौन सा रूप है, अदिश रूप है। अगर इसी चीज को सदिश रूप में बदलना पड़ेगा, कौन सा रूप में, सदिश रूप में, तो करना कुछ नहीं है, इस ई पर देना है एरो 2 के लेमडा बटा में आर रहबे करेगा और बगल में आर कैप से गुना कर देना है। आर कैप क्या है सर, तो आर कैप एक मात्रक सदिश है जिसका मान 1 होता है। इस पर गलती से भी एरो नहीं दीजिएगा, कैप दीजिएगा। कैप जिसके भी ऊपर रहता है उसका मान 1 होता है।
दिमाग में चल रहा होगा कि सर जी के माथा पे कैप है तो इसका सर जी का मान 1 है। हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, आपको उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। बहुत ही आराम से हर स्टेप को तोड़ तोड़ करके बताए हैं, कहीं पर कोई स्टेप को छोड़ा नहीं गया है। माना की को हम लिख दिए हैं ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। पढ़ाई रुकना नहीं चाहिए, भले जीवन में जितना भी मुसीबत आ जाए कोई बात नहीं, लेकिन पढ़ाई रुकना नहीं चाहिए, ठीक है। तो अब बताइए, तो अब बोल सकते हैं क्या सर 1/r के समानुपाती होगा, r के वर्ग के समानुपाती होगा? ये सब बात है, वो सब ऑब्जेक्टिव में फॉर्मूला अगर याद है तो आपको बताए हुए हैं कितना बढ़िया से। क्या बताए हुए हैं? यहाँ पर k का मान कितना था? k का मान था 1/4πε0, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए किसके समानुपाती है, तो अगर समानुपाती की बात कर लेते हैं तो 1/r। अगर वही क्रमानुपात और बात कर लेते हैं समानुपाती का किसका, तो समानुपाती का लेपना का भी क्या है, समानुपाती है। अगर हम लोग बात कर लेते हैं व्युत्क्रमानुपाती का, तो किसका हो जाएगा, केवल r का हो जाएगा। ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछता है। तो बताइए कैसा लगा आपको ये हमारा पढ़ाई? आपको कोई समझने में दिक्कत तो नहीं हो रही है? जैसा भी आपको ऐसा लगे, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, या आपको समझ में बढ़िया से आ रहा है, तो एक बार कमेंट जरूर कर दीजिए कि हाँ सर आपको समझ में आ गया है और बढ़िया से समझाया है। लाइक कर दीजिएगा, और है चैनल को आगे बढ़ाने के लिए इसको शेयर भी करना पड़ेगा। तो आपका हमें सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट इस रूप में कि आप इस चैनल को देख लीजिए, समझ लीजिए, अच्छा लगे तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए पूरे बिहार में। जी बिल्कुल, आपने सही बोला। पहले एक जगह पढ़ाते थे, अब पूरे बिहार का विद्यार्थी फ्री में पढ़ेगा, वो भी एक बेस्ट टीचर से और आसान भाषा में। चलिए, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आप सभी को धन्यवाद। कोई भी डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा। तब तक के लिए ओके बाय। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई लिखाई करते रहिए। रिवीजन जरूर कीजिए, ठीक है। चलिए, ओके बाय।